So table 3.5 that we are going to start with, which is what you need to know actually, ratio by mass in the end. So but one thing I know, that when you will understand this table, it's a very short table, you will come to know many other things also. For example, calcium oxide. I'm starting with what? I'm starting with calcium oxide. Calcium oxide. So, constituting elements. Everyone, I think, can answer now that the constituting elements are what? Here you have calcium metal and oxygen. सो किससे बनेगा? आयन से बनेगा ये, कैल्शियम आयन और ऑक्साइड आयन से ऑब्वियसली. तो हम इसमें एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो ये किससे बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? कैल्शियम एंड ऑक्सीजन. ठीक है, ये हमें नेम से पता चल गया कि ये कैल्शियम और ऑक्सीजन से बना हुआ है. नाउ रेशियो बाय मास. रेशियो बाय मास आपको क्या करना है? यू नीड टू नो एटॉमिक मासेस, जो मैंने बहुत पहले आपसे बोल चुकी हूँ, दैट यू नीड टू लर्न फ्यू द एटॉमिक मासेस ऑफ फ्यू एलिमेंट्स that was given on in one more table. So ratio by mass, we know that calcium has atomic mass. कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 40U. ऑक्सीजन का, इट हैज एटॉमिक मास व्हाट? 16U. ठीक, तो आप अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो 40 अपॉन 32 सॉरी 16 करेंगे राइट. और इसको अब आप लोएस्ट टर्म में कर दीजिए चेंज, इसको डिवाइड करिए. ठीक, 40 अपॉन 16. सो 8 से करके देखते हैं. 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16. एंड लकीली हमें 5:2 इसके बाद डिवाइड नहीं करना पड़ेगा. तो इट मीन्स दैट द रेशियो बाय मास इज व्हाट? 5:2. तो ये हमें समझ में आ गया. एक और चीज इसमें आप नोटिस करेंगे, दैट कैल्शियम इज अ मेटल, सो इट इज अपियरिंग फर्स्ट इन द नेम, एंड ऑक्साइड comes from oxygen. It is a non-metal, so it is appearing later. तो metallic part ionic compounds में usually पहले शो किया जाता है, यानी पॉजिटिव पार्ट पहले और नेगेटिव पार्ट बाद में. तो ये नेमिंग में आपको बहुत हेल्प करेगा ये कॉन्सेप्ट. नाउ मैग्नीशियम सल्फाइड. मैग्नीशियम सल्फाइड. ठीक, अब मैग्नीशियम सल्फाइड से हमें नेम से ही पता चल रहा है कि दिस इज मेड अप ऑफ मैग्नीशियम एंड सल्फर. ठीक, तो हम क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम एंड सल्फर आर द कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स. नाउ रेशियो बाय मास. मैग्नीशियम का कितना एटॉमिक मास है? 24U. और सल्फर का 32U. रेशियो जल्दी से निकालते हैं. रेशियो विल बी व्हाट? 24 अपॉन 32. ये भी देखिए 8 से फैक्टर से डिवाइड हो रहे हैं. 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 3:4 इज द रेशियो. ठीक, उससे ज्यादा ये डिवाइड फर्दर नहीं हो सकता. दे हैव नो अदर कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1. सो 3:4 इज द रेशियो बाय मास. किसका रेशियो? रेशियो बाय मास. डू रिमेंबर दिस. नाउ सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड, जो कि कैसा कॉमन सॉल्ट जो आप कंज्यूम करते हैं, सोडियम क्लोराइड. इसको आप देखेंगे तो सोडियम और इट इज अगेन अ मेटेलिक पार्ट. और क्लोराइड कहाँ से आया? क्लोरीन से आया है. तो क्लोरीन इज अ नॉन मेटल. तो सोडियम, it is the constituting elements are sodium and chlorine. एंड सोडियम का एटॉमिक मास हम देखें तो इट इज व्हाट? 23U. कितना होता है? 23U. और क्लोरीन का मास आप देखें तो 35.5. इसको याद रखना है कि ये ऑब्वियसली पूरा 35 होल नंबर्स में नहीं है, ये आप
35.5 देख रहे हैं, ये भी हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे दैट व्हाई इट इज 35.5। 0.5 का मीनिंग क्या है, क्यों ये 0.5 ऐड किया गया है। ओके, सो 23 डिवाइडेड बाय 35.5 देख लीजिए आप, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं हमें दिख रहा है जिससे ये डिवाइड हो सके। सो 23/35.5 इज द रेशो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हमने लास्ट में लिखे थे 23:35.5। सो दिस इज टेबल 3.5 which I have discussed with you. So starting the valency topic, the combining capacity of an element is known as its valency. यानी एलिमेंट कैसे कंबाइन करता है विद अनदर एलिमेंट, उसको हम क्या कहते हैं, उसे वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, सो वैलेंसी हमें क्या बताती है, वैलेंसी कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड। तो उस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए वैलेंसी से हमें पता चलता है किस तरह से कंबाइन होते हैं। ठीक है, सो द वैलेंसी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थॉट ऑफ एज यू नो हैंड्स और आर्म्स ऑफ दैट एटम। उस एटम के समझ लीजिए वो आर्म्स हैं या फिर आप हैंड समझ लीजिए, तो वैलेंसी ये चीज़ है। अब ये बहुत अच्छे एक एग्जाम्पल से स्टार्ट किया है ये कॉन्सेप्ट, और फिर से मैं आपसे कहूँगी जब आप चैप्टर 4 पढ़ेंगे तो आपको एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी आप खुद ही अपने आप डिराइव कर पाएंगे, यू कैन ईजिली फाइंड आउट। लेकिन अभी हम स्टार्टिंग है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपके अभी लेवल के आपके हिसाब से वो थोड़ा सा इट्स बियॉन्ड, तो वो आपको ऑब्वियसली लर्न ही करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज व्हाट इज इट्स द वैलेंसी। और इसमें क्या एक एग्जांपल दिया हुआ है कि सपोज ह्यूमन बीइंग्स, हमें पता है कि दे हैव 2 आर्म्स, ठीक, वी हैव 2 आर्म्स, और ऑक्टोपस के ऑक्टा मीन्स 8, आपको वैसे ही पता होगा। ह्यूमन बीइंग्स के कितने हैंड्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैव 2 आर्म्स और 2 हैंड्स, है ना, और ऑक्टोपस के इट हैज 8 आर्म्स, इसीलिए इसका नाम ऑक्टोपस है। ऑक्टा मीन्स 8, ठीक। तो इफ वन ऑक्टोपस, अब कंडीशन क्या है, इफ वन ऑक्टोपस हैज टू कैच होल्ड ऑफ अ फ्यू पीपल in such a manner that all the 8 arms of the octopus and both arms of human beings are locked, then how many humans do you think are that octopus is going to hold? यानी एक ऑक्टोपस, इन सिंपल वर्ड्स, एक ऑक्टोपस कितने ह्यूमन बींग्स के, हम लोगों के हाथ होल्ड कर सकता है? जब एक हैंड से एक हाथ को होल्ड करेगा डेफिनेटली, तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स को आंसर भी पता ही होगा इसका। सपोज देखिए ये ऑक्टोपस है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। मैं बहुत बुरा ऑक्टोपस बनाया, ऑक्टोपस मत समझिए इसे, बट इमेजिन कर लीजिए दिस इज ऑक्टोपस, ठीक। और ये ह्यूमन बीइंग है, ठीक, और ये एक हैंड, ये 1 मोर हैंड, ठीक। नाउ 1 मोर ह्यूमन, 1 हैंड, अनदर हैंड, ऐसे 1 हैंड देन अनदर हैंड, और इस तरह से आप देख सकते हैं, सॉरी 1 एंड अनदर। तो कितने हमें ह्यूमन बीइंग्स दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं। ऑक्टोपस हाउ मेनी? 1। तो कैन यू राइट फॉर्मूला फॉर दिस थिंग दैट हैज बीन शोन टू यू? 1 ऑक्टोपस, यू कैन राइट O फॉर ऑक्टोपस, ठीक, एंड यू कैन राइट H फॉर ह्यूमन बीइंग, ऐसे कर सकते हैं, H H H। सो हाउ मेनी? OH 4। सो दिस इज द फॉर्मूला। इसी तरह से तो जो ये सबस्क्रिप्ट आपको 4 दिखा रही है, वो क्या दिखा रही है? O, अगर इसमें कुछ भी नहीं लिखा है इट मीन्स 1। सबस्क्रिप्ट होता है जो नीचे लेटर के नीचे जो कुछ नंबर दिख रहा है वो आपका सबस्क्रिप्ट है। अगर ऊपर कुछ लिखा है वो है सुपर स्क्रिप्ट। ओके,
तो सबस्क्रिप्ट हमें OH4 क्या बताता है, दैट वन ऑक्टोपस कैन होल्ड हाउ मेनी, 4 ह्यूमन बींग्स। तो इसी तरह से जितनी अभी हमने जो टेबल में वैलेंसीज पढ़ी है +1 +2 +3 जो आपने चार्जेस देख रहे थे उस पर, तो ये क्या है, ये वैलेंसीज आपको शो करी गई है। ठीक, अब हम जल्दी से आ जाते हैं एक और चीज़ जो हमें समझनी है, उसके बाद आई विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर्मूली। नाउ देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स दैट हैव वेरिएबल वैलेंसीज। उनकी वैलेंसीज कैसी होती हैं, वेरिएबल होती है। मीन्स आपको एक ही फिक्स्ड वैलेंसी नहीं दिखेगी, लाइक सोडियम, सोडियम अनलाइक सोडियम, सोडियम की 1+1 ही वैलेंसी आपको दिखेगी। ठीक, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनकी वैलेंसीज आप कैसे देखेंगे, आप 2 तरह की वैलेंसीज देख सकते हैं। तो हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं जो आपकी टेबल में डिस्कस किए गए हैं, और उसका हमें रूल नेमिंग के लिए पता होना चाहिए, व्हाट वी नीड टू नो। जो लोअर वैलेंसी होगी, पहले हमें ये याद रखना है, लोअर वैलेंसी जिसकी भी होगी, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं और उसकी वैलेंसी कम है, सपोज वो 2 वैलेंसीज की उसमें एग्जिबिट करता है अपनी, तो जो लोअर वैलेंसी होगी उसमें आप सफिक्स क्या लगाएंगे, व्हाट यू विल ऐड एज अ सफिक्स, OUS। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। सफिक्स क्या होगा, OUS। हायर वैलेंसी, फॉर हायर वैलेंसी what you will use, the suffix that is going to be used is IC, इक। ये याद रखना है। ठीक, इसको हमेशा कोई भी चीज एग्जाम्पल के साथ ज्यादा क्लियर होती है। अभी हम एग्जाम्पल भी 1-2 डिस्कस कर लेंगे। सपोज आपके पास है, आपने अपनी बुक में देखा होगा, आई फील उसमें दिया हुआ है आयरन का, यू कैन सी आयरन दिया हुआ है, यस। तो आयरन को आप देखें तो एक जगह क्या लिखा हुआ है, आयरन के एग्जाम्पल में डिस्कस कर रही हूँ, Fe स्टैंड्स फॉर आयरन, आयरन का एग्जाम्पल है। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस आयरन, इन विच व्हाट Fe2+ भी दिया हुआ है और Fe3+ भी दिया हुआ है। तो Fe2+ वाले जो भी आप कंपाउंड्स बनाएंगे, उसकी नेमिंग जो आप करेंगे वो कैसे करेंगे, फेरस। ओके, क्या लिखेंगे आप, फेरस। या फिर आप कैसे शो कर सकते हैं, आयन, रोमन नंबर जो मैंने बताया था 2, इस तरह से करके। सो ये क्या हो गया, कुछ लोग इस तरह से भी ऐड कर देते हैं, तो इट इज ऑन यू। नाउ Fe3+, ये आप अब बता सकते हैं, नाउ +2 बड़ा है या +3, +3 इज ग्रेटर देन +2, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, फेरिक। और इसकी वैलेंसी अब खुद आप लिखिए, कैसे लिखेंगे, अंडर ब्रैकेट रोमन नंबर्स में, या तो फेरिक टर्म यूज करिए या फिर ऐसे रोमन नंबर दिखा दीजिए, 3, आयरन 3। तो ये रोमन न्यूमरल हमने आयरन 2, आयरन 3 इस तरह से यूज कर लिया, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट यू शुड नो, अगर आप फेरस लिख रहे हैं तो फेरस का मीनिंग क्या है, +2 वाला, फेरिक का मीनिंग क्या है, +3 वाला। ऐसे ही कॉपर का भी आपने देखा होगा, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, जहाँ ये लिखा हुआ था उसमें कॉपर को भी यूज किया है उन्होंने, कॉपर उसमें था, कॉपर इज अ मेटल, वी नो दैट। ठीक, तो कॉपर की भी वैलेंसी क्या है, 2 वेरिएबल वैलेंसीज एग्जिबिट करता है, Cu+, प्लस का मीनिंग क्या है, मीन्स 1 + 1, इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे 1+ है। ठीक, तो एक तो 1+ हो गया और एक हो गया 2+, तो 1+ वाला क्या है, क्यूप्रस बोलेंगे, यू कैन राइट व्हाट, क्यूप्रस, और 2+ वाला यू विल से व्हाट, क्यूप्रिक। 2+ वाला क्या है, 2 पॉजिटिव, Cu2+ इज क्यूप्रिक। तो कॉपर 1 आप कैसे लिख सकते हैं, इन रोमन न्यूमरल, वो बहुत आसान है, उसके लिए तो कुछ आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, इस तरह से करके, एंड कॉपर 2 इस तरह से। ओके, तो OUS फॉर लोअर वैलेंसी, इक फॉर हायर वैलेंसी, तो ये हमें याद रखना है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, यहाँ पे दे देती हूँ, ठीक है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है हमें। जैसे आपसे बोला गया फेरस सल्फेट,
फेरस सल्फेट बोला जा रहा है, तो इसका मीनिंग आपको समझ में आ रहा है? अभी जब हम केमिकल फॉर्मूले डिराइव करेंगे तो और आप अच्छे से समझ पाएंगे। फेरस सल्फेट का मीनिंग क्या है? +2 वाला सल्फर, आयरन सॉरी। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? आयरन 2 सल्फेट, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपसे बोला गया फेरिक सल्फेट, तो इसका मीनिंग क्या है? इट शोज दैट आयरन 3 सल्फेट। ओके, सो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे कॉपर में भी आप कर सकते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड। जैसे अगर क्यूप्रिक ऑक्साइड है तो आप कैसे लिखेंगे? इसका मतलब क्या है? +2 वाला। ओके, तो in this way I am going to end this lecture. Now the next will be on formulae.